हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इग्नू एमपीएस सेकेंड ईयर का एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का चैप्टर 9 करेंगे। चैप्टर 8 तक मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर दी है। चैप्टर 9 हमारा एडमंड वर्क है, हमारे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के, और इंग्लिश में एडमंड बर्क, इनको इस तरीके से लिखा जाता है इनका नाम। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनका जीवन परिचय क्या है, इनकी रचनाएं क्या हैं, इनके विचारधाराएं क्या हैं, इनके सिद्धांत क्या क्या इन्होंने प्रस्तुत किए। तो शुरू में इनके देखते हैं इनका परिचय। एडमंड बर्क एक प्रसिद्ध आयरिश, जो आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरिश ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हैं, लेखक हैं और एक सांसद भी थे, जिनका जन्म 12 जनवरी 1729 को डबलिन आयरलैंड में हुआ था। बर्क ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर गहन विचार किया है और उनके विचार आज भी राजनीतिक और दार्शनिक चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका कुछ प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। एडमंड बर्क का जन्म एक मिश्रित धार्मिक परिवार में हुआ था, जिसमें नास्तिक भी थे और आस्तिक भी थे। उनके पिता रिचर्ड बर्क एक वकील थे, जो धर्म को इतना नहीं मानते थे, वो प्रोटेस्ट करते थे धर्म के खिलाफ। जबकि उनकी माँ मैरी नोगेट एक कैथोलिक थी, वो एक चर्च की कैथोलिक थी, वो ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा मानती थी। बर्क का पालन पोषण प्रोटेस्ट यानी धर्म के विरोध करने वाले को, यानी राइवलरी रखने वाले को, रेबल करने वाले को प्रोटेस्ट विश्वास में रखते थे कि हमें कुछ बदलाव करना है। तो इस तरीके के पालन पोषण में आसपास के व्यवहार में हुआ, उसका वातावरण में। लेकिन उनके परिवार का धार्मिक विविधता ने उनके विचारों पर गहरा प्रभाव भी डाला है। उस समय ज़्यादातर ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन पर विश्वास करा जाता था कि प्रोटेस्ट हम किसी भी विचारधारा को बदल सकते हैं। उनके पिताजी वकील थे, तो उनके पिताजी में भी इसी तरीके की एक तर्क बुद्धिता थी। वो अपने तर्क पेश करते थे समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए। उनकी शिक्षा देख लेते हैं। बर्क ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डबलिन के एक स्थानीय स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1744 में ट्रिनिटी कॉलेज में डबलिन में प्रवेश लिया। डबलिन में एक ट्रिनिटी कॉलेज था, वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई, हायर स्टडी शुरू की। यहाँ उन्होंने कला, विज्ञान और साहित्य के साथ साथ कानून की भी पढ़ाई की। अपने पिताजी की तरह ही उन्होंने भी कानून की पढ़ाई शुरू की। बर्क ने 1750 में डबलिन को छोड़ दिया और लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई जारी रखी। हालांकि कानून की पढ़ाई में उनकी इतनी रुचि नहीं थी, वो तो सिर्फ जो पिताजी करते हैं तो उनके थोड़ा दबाव रहता है जहन में बच्चे के कि मुझे भी ऐसा ही करना है जैसे पिताजी करते थे। तो उनका काम तो कर रहे थे वे, पर उनको इस चीज़ में रुचि नहीं थी इतनी। जल्द ही उन्होंने साहित्य और राजनीति की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। फिर उनका देख लेते हैं साहित्यिक करियर। लंदन में रहते हुए बर्क ने अपना साहित्यिक करियर शुरू किया। यहाँ पे उन्होंने किताबें लिखी, अपनी कई पत्रिकाएं लिखी, कई पुस्तकें, कई नॉवेल्स लिखी। उसमें से कुछ प्रमुख इसमें हम जिक्र करेंगे। उन्होंने कई पत्रिकाओं और पुस्तकों के लिए लेख लिखे। उनकी पहली प्रमुख साहित्यिक कृति ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी 1756 थी, जिसमें उन्होंने दार्शनिक आंदोलनों और समाज के प्राकृतिक अधिकारों पर विचार किए। इसके बाद बर्क ने एक अपनी ए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल एक पुस्तक लिखी। ये भी बहुत बड़े बड़े नाम है इनके पुस्तक के। 1757 में लिखी है नामक पुस्तक लिखी, जो सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। कुछ प्रमुख कृतियां, दो तो ये हमारी है, ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, और हमारी सेकेंड थी फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइन एंड ब्यूटीफुल, और थर्ड बुक है इनकी रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, और हमारी फोर्थ बुक लेटर्स ऑन रेजिसाइड पीस। ये चार बुक कुछ प्रमुख है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ बनाई हैं, कुछ नॉवेल्स लिखे हैं, कई अखबारों में इन्होंने अपने लेख लिखवाए हैं। तो उनके आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं उनके बारे में और पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। एडमंड बर्क ने 1765 में, अब उनका राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। एडमंड बर्क ने 1765 में ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने व्हिग पार्टी में जुड़कर संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाँ पे कोई व्हिग पार्टी थी, उसमें जुड़कर उन्होंने बहुत वहाँ पे काम किए। बर्क ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त किए, जैसे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, भारत में ब्रिटिश शासन, इनके ऊपर उन्होंने विचार प्रस्तुत किए और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। बर्क ने अमेरिकी उपनिवेशों के अधिकारों का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियों की आलोचना की। उनका मानना था कि उपनिवेश के लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार है
उन्होंने ब्रिटिश सरकार से उपनिवेश के साथ समझौते और संवाद की वकालत की है। जो भारत में अमेरिकी इसमें थी कि अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार होता है नागरिकों को। फ्रांसीसी क्रांति, बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की और इसे समाज की स्थिरता और नैतिकता के लिए खतरा माना। उन्होंने तर्क दिया कि क्रांति की उग्रता और हिंसा समाज के लिए विनाशकारी हो सकती है। अगर कोई भी क्रांति की जाती है तो उसमें जान माल की हानि बहुत ज़्यादा होती है, हिंसा होती है, तो समाज में एक स्थिरता लाने की बजाय वो उसको और अराजक कर देती है। उनकी पुस्तक द रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790 में जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है। फिर देख रहे थे भारत में ब्रिटिश शासन पर उन्होंने क्या कहा। बर्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और ब्रिटिश संसद में इस विषय पर बहस भी की कि ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी दूसरे देश पे इस तरह का कर लगाते हैं, उनका शोषण करते हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाते हैं, तो ऐसा गलत है आप किसी दूसरे देश पे जाकर। फिर मृत्यु उनका जो निधन हुआ, जब एडमंड बर्क का निधन 9 जुलाई 1797 को हुआ। उनके विचार और सिद्धांत आज भी राजनीतिक, समाजशास्त्र और दार्शनिक अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि अब तो भारत के बारे में उन्होंने बोला तो भारत में इनका ज़्यादा जिक्र किया जाता है। उनकी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि ने कई पीढ़ियों तक प्रभावित किया और उन्हें आधुनिक रूढ़िवादी विचारधारा का एक प्रमुख प्रवर्तक भी माना जाता है। ये रूढ़िवाद में मानते थे कि परंपराओं से चलते हुए विकास करना चाहिए, हमें हमें अपनी परंपराओं को एकदम नहीं बदल देना चाहिए कि उसमें फिर कुछ अराजकता फैल सकती है और कठिनाइयाँ हो सकती हैं विकास करने में। हमें धीरे धीरे अपने जो परंपराएं उनमें कुछ सुधार करना चाहिए। जो हमारी परंपराएं चल रही है, जैसे हमने अपनी परंपराओं में सती प्रथा को हटाया जो हमारी परंपराएं में पहले थी, ऐसे ही कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए, पर तो एकदम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कुछ जो गलत कृतियां हैं हमारे धर्म में, हमारे परंपराओं में, उनको हटाना चाहिए और उनमें बदलाव करना चाहिए। अब देख लेते हैं इनकी कुछ विचारधाराएं हैं एडमंड बर्क की, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो रूढ़िवाद, कन्वर्टिज्म। एडमंड बर्क को आधुनिक रूढ़िवाद कंजर्वेटिव विचारधारा के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने परंपरा, नैतिकता और समाज के स्थिर ढांचे को बनाए रखने पर जोर दिया। बर्क का मानना था कि समाज को धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक सुधार करना चाहिए, न कि क्रांति के माध्यम से अचानक बदलाव होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि परंपराएं और संस्थाएं समाज की स्थिरता और निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया आपके लिए, जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। अब हर एक चैप्टर के बाद 5 से 6 क्वेश्चन इसी तरीके के मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूंगा और टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा। उससे आपको चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी कि किस विचारधारा पर क्या जोर दिया गया है और किसके बारे में वो बात कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, पर जो रियल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ना कि जब आंसर आपको दिख जाए उसको बाद में आप चेंज कर दें। जो आपको दिया गया कोई नहीं, आप सीख सकते हैं उससे कि हाँ मुझे यहाँ पर गलती हुई, दोबारा याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो फिर सेकंड देख लेते हैं, परंपरा और नैतिकता का महत्व पर ज़्यादा जोर दिया इन्होंने, जो हमने ऊपर पढ़ा कंजर्वेटिव में। बर्क का मानना था कि परंपराएं और नैतिकता किसी समाज की स्थिरता और निरंतरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि समाज में सुधार धीरे धीरे और परंपराओं के अनुसार होना चाहिए। परंपराएं और नैतिक मूल्य एक समाज को दिशा और स्थिरता प्रदान करते हैं, इसीलिए इनका पालन आवश्यक है। फिर आता है सावधानीपूर्वक सुधार, प्रूडेंस एंड रिफॉर्म। बर्क ने किसी भी प्रकार की उग्र परिवर्तन या क्रांति का विरोध किया। उनका मानना था कि सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक होनी चाहिए ताकि समाज में संतुलन बना रहे। वे सुधारों के लिए तर्क संगत और कर्मिक दृष्टिकोण अपनाने का पक्षधर थे, उसके पक्ष में थे। फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना जो हमने पढ़ी अभी, बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की। उन्होंने इसे समाज की स्थिर ढांचे को नष्ट करने वाला माना, क्योंकि वो तो धीरे धीरे मानते हैं ना। उन्होंने पहले ही आपने कह दिया कि हमें एकदम कोई उग्र क्रांति नहीं चाहिए जिससे समाज में उसमें विकास तो नहीं होगा, ना ही कुछ चेंजेस में कुछ ज़्यादा फायदा होगा हमारे, जो हम चेंज कर पाएंगे, और ज़्यादा टिकाऊ नहीं रह पाएंगे वो चेंजेस। तो उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में जो क्रांति के द्वारा सफल मानी गई थी कि उनकी ये क्रांति सफल मानी गई, क्योंकि वहाँ पे तख्ता पलट किया गया इस क्रांति के द्वारा, उन्होंने समाज के स्थिर ढांचे को नष्ट करने वाला माना जब उस समय, और अराजकता फैलाने वाला कदम माना। बर्क ने कहा कि क्रांति की उग्रता और हिंसा ने नैतिकता और परंपराओं को नष्ट कर दिया है, जिससे समाज में व्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न हुई है। पर यहाँ पर यह सफल रहा था
फ्रांसीसी क्रांति। तो जब उस समय उन्होंने ये बातें कही थी कि ऐसा ये गलत रहेगा आगे जाके, पर ये कई जगह इस तरह की परिस्थितियां होती है कि वहाँ पर क्रांति के सिवाय कुछ हल ही नहीं होता और कोई सुझाव ही नहीं मिलता कि हम इस तरीके इस को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सिर्फ बातचीत कर कर या कानून का कुछ छोटा मोटा प्रोटेस्ट कर कर नहीं हो सकता ऐसी चीज़ें चेंजेस। आपको संपूर्ण क्रांति करनी पड़ती है, बहुत ही तादाद में जुड़ना पड़ता है लोगों को, जब जाकर ही कुछ ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन। तो मानव प्रकृति और सामूहिक ज्ञान। बर्ग का मानना था कि मानव प्रकृति में दोष होते हैं, इसलिए समाज के लिए आवश्यक है कि वह इन दोषों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करें। उन्होंने सामाजिक ज्ञान और परंपराओं के व्यक्तिगत तर्क और बुद्धि से अधिक महत्व दिया। बर्ग ने तर्क दिया कि समाज को सामूहिक ज्ञान के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए, न कि केवल तर्क संगत सोच के आधार पर। उन्होंने सामूहिक ज्ञान पर जोर दिया, ना कि एक तर्क संगतता, सिर्फ एक ही भाई अभी हम यही चलना चाहिए या किसी एक व्यक्ति के कहने पर ही कुछ करना चाहिए, या किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि इस तरीके का चेंज कर रहे हैं हम तो हमें मान लेना चाहिए। नहीं, हमें जब समूह कुछ किसी समूह का समूह, जैसे जनरल विल कहते हैं ना एक उसमें थॉमस हॉब्स में, तो उसी तरीके से। सामाजिक अनुबंध पर इनके विचार। बर्ग ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने इसे केवल अधिकारों की दृष्टि से नहीं बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारियों के दृष्टिकोण से देखा कि आदमियों को भी अपने कर्तव्यों को फॉलो करना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। उनके अनुसार समाज में हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज की स्थिरता और नैतिकता का पालन करे, केवल अपने व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर ना दे, सिर्फ अपनी निजी जरूरतों पर जोर ना दे, जबकि अपने समाज अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचे। सरकार का उद्देश्य और भूमिका। बर्ग के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज की परंपरा और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का काम केवल शक्ति का प्रयोग करना नहीं है, बल्कि समाज के हितों की रक्षा करना। उन्हें न्यायपूर्ण और नैतिक शासन की वकालत की है। ये कुछ मैंने शॉर्ट्स में लिखे हैं, इनके बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट में इनकी सारी विचारधारा है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में उन्होंने साम्राज्यवाद के बारे में बोला कि बर्ग ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने भारतीय जनता के शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और तर्क दिया कि साम्राज्यवाद को नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संचालित होना चाहिए। अगर किसी देश पर आप कुछ अपना हक भी जमा रहे हो, आप उसको जीते हो हरा के किसी तरीके से, पर भी अपनी नैतिकता और अपनी कुछ चीजें फॉलो करके रखनी चाहिए जब भी। धर्म और नैतिकता। बर्ग का मानना था कि धर्म और नैतिकता समाज की नींव है और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म समाज की नैतिक दिशा देता है और इसे अनुशासन में रखता है। बर्ग ने धार्मिक आस्थाओं को समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक माना। उन्होंने धर्म को आवश्यक माना समाज की स्थिरता के लिए। लोकतंत्र और नागरिकता। बर्ग लोकतंत्र के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने इसे जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ जोड़कर देखा। उनका मानना था कि नागरिकता केवल अधिकारों का विषय नहीं, बल्कि इसमें कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे और समाज की नैतिकता और परंपराओं को सम्मान करे। एनबर्ग की विचारधारा राजनीतिक, समाजशास्त्र और नैतिकता के क्षेत्र में आज भी प्रासंगिक है। उनके विचार रूढ़िवादी दृष्टिकोण के मूल सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज की स्थिरता और नैतिकता और परंपराओं की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। ये शॉर्ट में हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी खोल के, वैसे तो सेम ही पॉइंट्स आप उतने में भी याद कर सकते हैं इनकी विचारधारा को। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मटेरियल अगर लिखने के लिए तो आप इनको एक बार पढ़ लेना कि आपको मटेरियल वर्ड्स जो आप आंसर लिखते समय वर्ड्स चाहते हैं आपको लिखने के लिए। वैसे तो आपके दिमाग में अपने अभी वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, तो फिर भी आपको थोड़े और वर्ड्स रिलेटेड मिल जाएंगे अगर इनको पढ़ेंगे तो आप इन नोट्स को। एडमंड बर्ग की फ्रांसीसी क्रांति के प्रति आलोचना। अराजकता और हिंसा का विरोध। बर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति को अराजकता और हिंसा के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि क्रांति से समाज में अव्यवस्था फैलाई और हिंसात्मक तरीके से सत्ता परिवर्तन किया। परंपरा और संस्थाओं का नाश। बर्ग के अनुसार क्रांति ने समाज की परंपरा और धार्मिक मान्यताओं और स्थापित संस्थाओं को नष्ट कर दिया जो कि समाज की स्थिरता के लिए जरूरी थे। समाज की स्थिरता पर खतरा। बर्ग ने तर्क दिया कि फ्रांसीसी क्रांति ने समाज की स्थिरता को गंभीर खतरा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि स्थिरता और निरंतरता समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और क्रांति ने इसे कमजोर कर दिया। ये शॉर्ट पॉइंट्स में लिखे हैं मैंने, इसके भी सारी आलोचना।
उग्र परिवर्तन का विरोध। बर्क ने किसी भी उग्र और अचानक बदलाव का विरोध किया। उन्होंने माना कि बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक होनी चाहिए ताकि समाज में संतुलन बना रहे। सत्ता का दुरुपयोग। बर्क ने आरोप लगाया कि क्रांति के नेताओं ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और जनता के अधिकारों की रक्षा के नाम पर अत्याचार किया है। मानवाधिकार का गलत उपयोग। बर्क के अनुसार क्रांति ने मानव अधिकारों को सिद्धांतों पर गलत प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन क्रांति के दौरान केवल अधिकारों पर ही जोर दिया गया। राजनीतिक अराजकता। बर्क ने को राजनीतिक अराजकता के रूप में देखा, जहां कोई स्थिर सरकार नहीं थी और हर कोई सत्ता के लिए लड़ रहा था। धार्मिक मूल्यों का विनाश। बर्क ने कहा कि क्रांति ने धार्मिक मूल्यों और नैतिकता का नाश किया, जो समाज की नैतिकता और अनुशासन के लिए आवश्यक थे। प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक समझौते की समालोचक। प्राकृतिक अधिकारों का सीमित दृष्टिकोण। बर्क ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को सीमित और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अधिकार कुछ सीमा तक ही होते हैं, इनका इस्तेमाल समाज के हित में होना चाहिए, न कि अराजकता फैलाने के लिए। अन्याय के खतरे का विरोध। बर्क ने तर्क दिया कि अगर प्राकृतिक अधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया जाए तो इससे समाज में अराजकता और अन्याय का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी महत्व देना चाहिए। क्या एक व्यक्ति के कुछ न कुछ कार्य हैं, कुछ हैं जो उसको निभाने होंगे और जो उसको दिए गए हैं उसको करने होंगे, जब भी वो अपने प्राकृतिक अधिकारों का अच्छी तरह प्रयोग कर सकता है। सामाजिक समझौते का अवास्तविक विस्तार। बर्क ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि सरकार और समाज के बीच अनुबंध होता है। उनके अनुसार यह विचार अवास्तविक है, क्योंकि समाज और सरकार के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं होता, बल्कि परंपराओं और संस्थाओं के आधार पर समाज संचालित होता है। व्यक्तिवाद का विरोध। बर्क ने व्यक्तिगत अधिकारों पर अत्यधिक जोर देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिवाद समाज की स्थिरता को कमजोर करता है और सामूहिक हितों को नुकसान पहुंचाता है। समाज की निरंतरता का महत्व। बर्क ने तर्क दिया कि समाज की निरंतरता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए परंपराओं, नैतिकताओं और संस्थाओं का पालन करना जरूरी है। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के नाम पर इन संस्थाओं को कमजोर करने का विरोध किया। सुधार की प्रक्रिया पर जोर। बर्क का मानना था कि किसी भी सुधार या परिवर्तन की प्रक्रिया धीरे धीरे और सावधानीपूर्ण होनी चाहिए, ताकि समाज की संरचना में अचानक और उग्र बदलाव से बचा जा सके। धर्म और नैतिकता की सुरक्षा। बर्क ने तर्क दिया कि नैतिकता को समाज के लिए आवश्यक माना और तर्क दिया कि प्राकृतिक अधिकारों के नाम पर इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तर्क बुद्धि और की सीमाएं। तर्क बुद्धि की सीमित क्षमता। बर्क ने तर्क दिया कि रीजन की सीमितता पर जोर दिया। उनका मानना था कि तर्क यानी कोई भी बात कोई रखी गई है, किसी भी दूसरी बात की उसमें, कि हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसका उपयोग समाज के सभी पहलुओं पर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता। मानव स्वभाव की जटिलता। बर्क ने तर्क दिया, कहा कि मानव स्वभाव बहुत जटिल और विविध है, जिसे केवल तर्क के माध्यम से पूरी तरह से समझा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि भावनाएं, परंपराएं और नैतिकता भी मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि हर एक व्यक्ति में कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ वे परंपराएं को फॉलो कर रहा होता है और कुछ खुद के नैतिक विचार होते हैं, जिसके हिसाब से वो ऑपरेट करता है हर एक व्यक्ति। तो इन सभी को परख कर ही किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार रखना चाहिए। समाज का संचालित होना परंपराओं से। बर्क ने तर्क दिया कि समाज तर्क और बुद्धिता के बजाय परंपराओं, नैतिकता और सामूहिक अनुभव से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि परंपराएं और सामाजिक मानदंड समय के साथ विकसित होते हैं और तर्क से परे होते हैं। धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, विकसित होते हैं। ये ऐसे तुरंत एकदम नहीं, तर्क के हिसाब से नहीं किया जा सकता। तर्क से अधिक सामूहिक ज्ञान। बर्क का मानना था कि सामूहिक ज्ञान, जो कि पीढ़ियों के अनुभवों और परंपराओं से उत्पन्न होता है, तर्क से अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है, विश्वास करने लायक है। उन्होंने तर्क किया कि केवल तर्क के आधार पर बड़े बदलाव करना खतरनाक हो सकता है। तर्क का गलत उपयोग। बर्क ने कहा कि तर्क का गलत प्रयोग समाज में अराजकता और अस्थिरता का कारण बन सकता है। उन्होंने तर्क के अति प्रयोग यानी बहुत ज्यादा प्रयोग और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले संकटों के प्रति चेतावनी दिया। परंपराओं और नैतिकता का महत्व। बर्क ने
के अनुसार समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए परंपराएं और नैतिकता तर्क पर अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि तर्क के साथ साथ इन पहलुओं को भी सम्मान करना चाहिए। सुधार और सावधानी। बर्क का मानना था कि किसी भी सुधार या परिवर्तन की प्रक्रिया में तर्क का उपयोग सावधानीपूर्वक और सीमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि समाज की परंपराओं और स्थिरता को नुकसान न पहुंचे। तर्क और नैतिकता के बीच संतुलन। बर्क ने तर्क और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि केवल तर्क और पर निर्भर रहना समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसलिए नैतिकता और परंपराओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए तर्क के साथ ही। अब देख लेते हैं हमारे लोकतंत्र और नागरिकता के बारे में उनके विचार। लोकतंत्र का सीमित दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोकतंत्र की उग्र रूप आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र केवल अधिकारों के बारे में सोचता है और समाज की स्थिरता और नैतिकता को नजरअंदाज करता है तो इससे अराजकता और स्थिरता पैदा होती है। बर्क के अनुसार लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव और प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके साथ समाज की परंपरा और नैतिक मूल्यों को भी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए परंपराओं और मौजूदा संस्थाओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक जिम्मेदारियां और कर्तव्य। उदाहरण के लिए बर्क ने कहा कि नागरिकों को केवल अपने अधिकारों की मांग नहीं करनी चाहिए बल्कि समाज की भलाई और स्थिरता के लिए भी काम करनी चाहिए। नागरिकों को एक नागरिक केवल वोट डालने का अधिकार नहीं रखता बल्कि समाज की परंपरा और नैतिकता जो नियम कानून है उनका पालन करने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। बर्क के अनुसार सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब नागरिक अपने कर्तव्यों को गंभीरता से ले और समाज में स्थिरता का योगदान दे। सुधार की प्रक्रिया। बर्क ने सुधार के लिए सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक या राजनीतिक सुधार के लिए धीरे धीरे परंपराओं के अनुरूप लागू होना चाहिए, न कि एकदम। बर्क के अनुसार यदि किसी समाज में सुधार किया जा रहा है तो यह सुधार समाज की मौजूदा परंपराओं और संस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए। अचानक या उग्र बदलाव समाज के नुकसान पहुंचा सकता है और स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुशासन। बर्क ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकारों के साथ साथ सामाजिक अनुशासन और नैतिकता का भी पालन करना चाहिए। बर्क के अनुसार लोकतंत्र में नागरिकों को अपने व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग करते समय समाज की नैतिकता और परंपराओं को भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाज की स्थिरता और सामूहिक हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। स्थिरता और सुरक्षा। बर्क ने कहा कि लोकतंत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण है और इसके लिए परंपराओं और संस्थाओं को बनाए रखना आवश्यक है। बर्क के अनुसार लोकतंत्र का उद्देश्य केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि समाज की स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना भी है। इसके लिए परंपराओं और संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। मोटा मोटा आपका वही सेम रिपीट होगा एक क्वेश्चन में, क्योंकि विचारधारा इनकी इसी के आसपास घूमती है। तो आप इन वर्डों को लेकर चलना और आपका अपने वर्डों में इसको कन्वर्ट करके थोड़ा लिख सकते हैं। सेम इस तरीके का आपको याद करने के तो आपको बस समझना है कि आप ये क्या कहना चाह रहा है, उसी के बारे में फिर अपने वर्डों में लिखना आपको। धर्म और सहिष्णुता के बारे में। धर्म में विश्वास रखते थे। बर्क ने धर्म को समाज के नैतिक और नैतिक आधार के रूप में देखा। उन्होंने धर्म को समाज की स्थिरता और सामाजिक अनुशासन के लिए आवश्यक माना। आपको धर्म के बारे में पता चल गया, धर्म के बारे में क्या सोचते थे, तो आपको उसी के हिसाब से उसको आंसर को लिखना है। जो भी आपको धर्म के बारे में एडमंड बर्क के को जोड़कर कुछ क्वेश्चन आएगा तो बर्क ने धर्म को व्यक्तित्व, नैतिकता और समाज की अच्छाई के लिए महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि धर्म समाज के नैतिक मानकों को बनाए रखता है और व्यक्ति की सही गलत के बीच में फर्क को समझाता है। देखा ना कितने शॉर्ट में मैंने इसको लिखा है। तो आपको ये समझने पता है कि बर्क धर्म के बारे में क्या सोचता है और समाज को किस तरीके से इसको इम्पोर्टेंस देता है धर्म को। तो ये शॉर्ट नोट्स लिखने का ये मकसद है कि आपको इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे ये पॉइंट्स और आप इसको फिर बना के लिख सकते हैं किस किस प्रकार समाज में। जैसे इस पॉइंट्स को लिख लेते हैं, धर्म के सही गलत का फर्क, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। जैसे कि अगर धर्म किसी समाज में ज़्यादा महत्वता रखी जाएगी तो वहाँ पर व्यक्ति वो अपने अच्छे भरेगा, दूसरे के अच्छे भले का पता रहेगा और क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी पता रहेगा।
और मुझे किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मुझे ज़्यादा धन नहीं इकट्ठा न करना चाहिए, किसी को दूसरे का चुराना नहीं चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का हमारे धर्म में बताया जाता है, और तो उसका पता रहेगा हर एक व्यक्ति को। तो समाज में इन चीज़ों के होने के कारण एक स्थिरता बनी रहती है। परंपराओं और धार्मिक विश्वासों की रक्षा करना। बर्क ने कहा कि परंपराओं और धार्मिक विश्वासों को संरक्षित करना समाज के लिए महत्वपूर्ण, पर इसमें आप सिर्फ इनकी सोच है ये। उन्होंने तर्क किया कि इन परंपराओं और विश्वासों के बिना समाज की स्थिरता और निरंतरता का खतरा हो सकता है। आप जो अच्छी परंपराएं उनको फॉलो कर सकते हैं, पर जो आपको लगता है परंपराएं कुछ समाज में कठिनाई पैदा कर रही हैं अब, तो उनको बदलना भी चाहिए। उदाहरण के लिए बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की, जिसमें धार्मिक परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बदलाव समाज में नैतिक आधार को कमजोर करते हैं। सहिष्णुता और सीमित दृष्टिकोण। बर्क ने सहिष्णुता की अवधारणा इंटॉलरेंस को सीमित दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने तर्क दिया कि सहिष्णुता का मतलब धार्मिक या सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि धार्मिक परंपराओं और नैतिकता को सम्मान देना और उनका पालन करना। इन्होंने इस वर्ड को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया। उदाहरण के लिए बर्क ने कहा कि सहिष्णुता का मतलब यह नहीं कि सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी जाए, बल्कि इसका मतलब है कि एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्म की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। धर्म और सार्वजनिक जीवन। बर्क ने धर्म को सार्वजनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि धर्म समाज की नैतिक और सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखने में मदद करता है। बर्क का मानना था कि धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी किया जाना चाहिए, ताकि समाज में नैतिकता और अनुशासन बना रहे। धर्म और का राजनीति से संबंध। बर्क ने धर्म और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने इसमें राजनीति में भी धर्म का संतुलन कहा कि संतुलन बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे राजनीतिक की नैतिक आधार के रूप में देखा जाना चाहिए। बर्क ने कहा कि धर्म और राजनीति के बीच संतुलन होना चाहिए, जहां धर्म समाज की नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों पर प्रभावित करता है, लेकिन राजनीति के निर्णय धर्म से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते। धर्म की आलोचना का विरोध। बर्क ने धर्म की आलोचना को और उसका अपमान करने के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि धर्म को अपमानित करने से समाज में नैतिकता और अनुशासन की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति का फिर वही उदाहरण दिया कि वहाँ पे आलोचना की गई धर्म की, और वहाँ पर देखिए क्रांति हो गई और अराजकता फैल गई। एडमंड बर्क की आलोचनाएं। कई विचारकों ने इनकी आलोचना की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बर्क की तर्कबद्धता और परंपराओं के प्रति अधिक आदर, जो उसने बहुत ज़्यादा आदर दिखाया है अपनी परंपराओं को लेकर, को उसका आलोचित किया। मिल का मानना था कि बर्क ने सामाजिक सुधारों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध दिखाया। भाई किस तरीके के जो आंदोलन करके कुछ सामाजिक सुधार किए जा रहे हैं उसके बिल्कुल प्रतिरोध दिखाया उन्होंने, और नवीन विचारों और सुधारों के खिलाफ थे। बिल्कुल वे अपनी परंपराओं को ही लेकर चलना चाहते थे सिर्फ एडमंड बर्क। उदाहरण के लिए मिल ने तर्क किया कि समाज में सुधार और प्रगति के लिए परंपराओं और पुराने सिद्धांतों को चुनौती देना आवश्यक है। भाई सारे सिद्धांत परंपराएं अच्छी नहीं होती तो उनको चुनौती देना भी चाहिए, ऐसे आंख मिच कर उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। जबकि बर्क ने परंपराओं और स्थिरता को अत्यधिक महत्व दिया। थॉमस पेन ने बर्क के धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण की आलोचना की। पेन ने बर्क की धार्मिक परंपराओं और मौजूदा सामाजिक ढांचे की रक्षा करने के लिए दृष्टिकोण की प्रतिक्रियावादी माना। उदाहरण के लिए पेन ने राइट्स ऑफ मैन में बर्क की आलोचना की है। उनकी पुस्तक है राइट्स ऑफ मैन। यह तर्क करते हुए कि बर्क ने क्रांतिकारी बदलावों के समर्थन में गुमराह किया है और वास्तविक प्रगतिशील विचारों का विरोध किया है। डेविड ह्यूम ने बर्क की परंपराओं और स्थिरता पर जोर देने की आलोचना की है। ह्यूम ने कहा कि बर्क का विचार समाज के विकास और सुधारों का अवरोध कर सकता है। ह्यूम ने तर्क दिया कि परंपराओं का अंधाधुंध पालन समाज को बदलते समय के अनुसार अनुकूलित कर सकता है, जबकि बर्क ने परंपराओं को अत्यधिक महत्व दिया है। जेरेमी बेंथम ने बर्क के सामाजिक अनुशासन और नैतिकता पर जोर दिया। इन आलोचनाओं के हिसाब से आप ये भी समझ सकते हैं, कुछ मेरे पे ऊपर गलत मिसिंग हो गया और लिखने में, तो आप इन आलोचकों की जो बातें हैं उनके हिसाब से उसको क्लियर कर सकते हैं। उनकी विचारधारा और तरीके से और ज़्यादा तरीके से क्लियर हो सकती है आपको ये इनका अध्ययन करने से, आलोचकों का।
जेरेमी बेंथम ने बर्ग के सामाजिक अनुशासन और नैतिकता पर जोर दिया कि आलोचना जो उन्होंने अनुशासन और नैतिकता पर जोर दिया उसकी आलोचना की है। बेंथम ने तर्क किया कि बर्ग ने तर्क और प्रमाण की बजाय परंपरा और अतीत पर अधिक जोर दिया। उदाहरण के लिए बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को बढ़ावा दिया जो कि बर्ग के परंपरावादी दृष्टिकोण के विपरीत था और समाज के सबसे बड़े खुशहाली के लिए तर्क और प्रमाण को महत्वपूर्ण माना गया। कैरोलिन नॉर्टिन, इनका पढ़ लेना आप। माइकल ऑक्सफोर्ड, ये 6 मैंने इसमें रखे हैं, वैसे तो और भी होंगे बहुत, इनको पढ़ लेना। ये कुछ 4 क्वेश्चन मैंने नीचे ऐड किए हैं इसके। एक तो बर्ग के प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक अनुबंध की आलोचना की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल शॉर्ट में आंसर लिखे हैं इसके। प्राकृतिक अधिकार के 3 पॉइंट लिखे हैं और सामाजिक अनुबंध के लिखे हैं। फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें। और फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बर्ग के नागरिकता और लोकतंत्र पर विचारों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी। लोकतंत्र पर विचार, नागरिकता पर विचार, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लोकतंत्र नागरिकता पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बर्ग के आदर्श हमारे आज के आदर्शों से किस रूप से भिन्न है। परंपराओं पर जोर दिया गया उस समय। आज के आदर्श वर्तमान समय में समाज तेजी से बदल रहा है और परंपराओं की भूमिका कमजोर हो रही है। आधुनिक समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नवाचार यानी विकास और प्रगति को अधिक महत्व दिया जाता है, भले ही परंपराओं को से अलग हो। बिल्कुल, भले ही ये परंपराओं से अलग हो। सुधार की प्रक्रिया, सामूहिक बनाम व्यक्तिगत अधिकार, लोकतंत्र की अवधारणा। बस ये चैप्टर में इतना ही। आपका चैप्टर आपका बड़ा हो गया, 32 मिनट्स का हो गया। इस चैप्टर के आपको नोट्स अच्छे लगे हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं आप, और आप कमेंट में चीयर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।